हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम सीडीएस के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की ये जो सीडीएस की सीरीज चल रही है, आरंभ बैच चल रहा है, तो उसमें आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी आपको आज मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर आपको उसके बाद जो लिथोस्फीयर है उसको कंप्लीट कराने के बाद एमसीक्यूज भी कराऊंगा। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले थे और यहाँ पे किसी वजह से छुट्टी की जा रही थी, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर जो है पहले से रिकॉर्ड कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है और आपके साथ हम जुड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो छुट्टी हो, हमारी छुट्टी होगी पर आपकी छुट्टी कभी नहीं होगी। आपकी छुट्टी तब होगी जब आपका सीडीएस का एग्जाम हम लोग क्रैक करा देंगे, तभी लीजिएगा छुट्टी, वरना आप फिर जिंदगी भर की छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में ये चीज? तो कोई डाउट यहां तक? तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है? वो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आता है? तो इसमें एग्जाम में सबसे पहले आता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो है कि भाई यहां पर किस तरीके से पता चला कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। क्यों? क्योंकि भाई होता क्या है कि अर्थ के अंदर जो है कितने गहराई तक चीजें हैं हम लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग गए नहीं आज तक वहां तक। तो आपको कैसे पता कि जब आप उस गहराई तक गए नहीं तो कैसे पता कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो हम लोगों को दूसरी जो चीज पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है कि कौन कौन से स्रोत हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमें बताते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? और तीसरी जो चीज हम लोग को पढ़नी है वो है सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी। सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी से बहुत बार सवाल आते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो आपके अलग अलग लेयर्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों को थ्योरी के रूप में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक लेयर्स ऑफ द अर्थ, और यू कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जब मैं आपसे बात करता हूं अपने अर्थ की, तो अर्थ जो होता है वो मेनली तीन चीजों से बना हुआ है। किस किस चीजों से बना हुआ है? सबसे पहला आता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और उसके बाद आता है आपका एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, और थर्ड नंबर पर आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर हम लोग बात करें तो द रॉक सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ जो है, जो आपका रॉक सॉलिड हिस्सा है, जो रॉक सिस्टम है, जो आपका धरातल है, वो है आपका लिथोस्फीयर। इसके बाद एटमॉस्फियर जो आपका वायुमंडल है, जो क्लाइमेट है, जो आपका एयर है, क्लाइमेट, एयर, इन सारी चीजों से जो पूरा एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। और हाइड्रोस्फीयर इज ऑल अबाउट ओशंस, ऑल अबाउट वाटर। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, तो हम लोग लिख सकते हैं वाटर या फिर ओशन। तो आज हम इस चैप्टर में अर्थ के कौन से सेगमेंट पर बात करने वाले हैं? हम लोग लिथोस्फीयर वाले सेगमेंट पर बात करने वाले हैं। वैसे लिथोस्फीयर का मीनिंग जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर लिथोस्फीयर रॉक सॉलिड जो चीजें आप देखते हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं। अब रॉक सॉलिड चीजें कौन कौन सी होती हैं उसको जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं रॉक जो है वो आपको क्या मिलेगा? वो सरफेस है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो ओशनिक बेड है, ओशनिक बेड जो है वो भी आपका लिथोस्फीयर में ही आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लिथोस्फीयर को हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो लिथोस्फीयर को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल कैटेगराइजेशन और दूसरा होता है केमिकल कैटेगराइजेशन। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने क्या कहा कि वी कैन डिवाइड द अर्थ, और यू कैन से सिंपली द लिथोस्फीयर, द अर्थ सरफेस या अर्थ इंटरनल layers into two types, into two types। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है आपका मैकेनिकल टाइप। ठीक है, मैकेनिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका क्रस्ट वाला एरिया, जो अर्थ इंटरनल लेयर्स हैं उसमें हम लोग पहला जो लेयर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगी आपकी क्रस्ट। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। फिर आपका तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मीजो
स्पेरिक, मेंटल और फिर आ जाएगा आपका कोर। ठीक है, ये एक डिवीजन है जिस तरीके से हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है? वो है केमिकली। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है केमिकली। ठीक है, केमिकली अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे? इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्रस्ट को डिवाइड कर देंगे, क्रस्ट को, और क्रस्ट भी दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कैसे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, आया समझ में ये चीज? इसके बाद दूसरा होता है आपका मेंटल। मेंटल को भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और नेक्स्ट आता है आपका कोर। ठीक है, क्या आता है? कोर। कोर की बात करते हैं, या जो बिल्कुल सॉलिड वाला जो इंटरनल पार्ट होता है उसको भी हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये जो आप देख रहे हैं डिवीजन, ये केमिकली डिवीजन है। केमिकल मतलब जो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे किस तरीके का टेम्परेचर होता है, किस तरीके का प्रेशर होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ के लेयर को डिवाइड किया हुआ है। और ये मैकेनिकली अर्थ के लेयर को डिवाइड किया है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना रहे हैं हम लोग? देखिए ध्यान से, इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग मैकेनिकली की बात करते हैं तो मैकेनिकली वी कैन डिवाइड अर्थ लेयर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? देखिए, सबसे पहला आपका जो पार्ट आता है वो क्रस्ट है। इसके बाद आपका जो एक एरिया आता है वो है आपका एस्थेनोस्फीयर, फिर आता है आपका मेंटल, और फिर आता है आपका पूरा कोर। तो मेंटल थोड़ा सा बड़ा और फिर कोर। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आ रहा है क्रस्ट, ये है आपका सरफेस, ये है आपका सरफेस, और सरफेस के नीचे जो सबसे पहला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा क्रस्ट। और ये एक सेमी सॉलिड लेयर आपको मिलती है। और ये जो सेमी सॉलिड लेयर जो आप देख रहे हैं ये एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यही है आपकी एस्थेनोस्फीयर। फिर आता है आपका मेंटल, एंड देन वी हैव कोर। अब ध्यान समझिएगा, ये जो चीजें बनाई गई हैं ये अलग अलग साइंटिस्टों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि अर्थ को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। केमिकली अगर हम लोग अर्थ को डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो अर्थ को हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं केमिकली? तो केमिकली हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस तरीके से, फिर हम लोग ये पार्ट निकाल लिया और ये हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका सबसे पहला हिस्सा क्रस्ट का, इसके बाद ये आपका अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर और ये इनर कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान से, ये है क्रस्ट वाला हिस्सा, क्रस्ट, ये है आपका अपर मेंटल, ठीक है, ये है आपका लोअर मेंटल, ये है आपका आउटर कोर, और ये है आपका इनर कोर। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे अर्थ के इंटरनल लेयर्स को डिवाइड करते हैं। हम लोगों को ये समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग अर्थ का जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको पढ़ रहे हैं। तो अर्थ जो है उसके ऊपर जो है वो पूरा एयर वाला पार्ट है, एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। नीचे वाला जो सॉलिड, जो रॉक सॉलिड वाला हिस्सा है वो है आपका लिथोस्फीयर वाला। पहले क्रस्ट और सरफेस को मिलाएंगे तो वो लिथोस्फीयर बनता है, जो सॉलिड वाला है। उसके अंदर की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरनल लेयर्स ऑफ दी अर्थ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक आया समझ में ये चीज? अच्छा देखिए, होता क्या ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप चीजों को देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो इंटरनल लेवल है कहाँ तक ये गया है? तो ये गया है लगभग कहाँ तक? ये अर्थ सरफेस से कितना नीचे गया है? ये गया है 63, ठीक है, कितना? ऑलमोस्ट 6300, ठीक है, कितना? 6300 किलोमीटर्स, मतलब 6300 किलोमीटर। सोचने वाली बात है भाई, बहुत ज्यादा है ये।
क्योंकि इतना ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई नहीं पहुंच पाया आज तक। तो आपने कैसे निकाल लिया, साइंटिस्टों ने कैसे निकाल लिया कि ये लेयर इतनी है, ये लेयर ऐसी है, ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड है, इतना सब कुछ पता कैसे चल गया इन लोगों को? क्वेश्चन है ना, दिमाग में आना चाहिए आपके क्वेश्चन कि भाई जब कोई गया नहीं आज तक तो फिर इन लोगों को पता कैसे चल रहा है ये सब कि इतना इतने लेयर पे ये लेयर आएगी, फिर ये लेयर आएगी, फिर इसमें ये चीज होगी, फिर उसमें वो चीज होगी, कैसे पता चलता है? तो यहां पर हम लोगों को पढ़ना है क्या, सोर्सेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि व्हाट आर द सोर्सेस जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है। तो यहां पर सबसे पहला जो हम लोगों को पॉइंट देखना है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर का सोर्स। क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस क्या है, क्योंकि सोर्सेस से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। सोर्सेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो उन सोर्सेज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है आपका डायरेक्ट सोर्सेस, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। एक डायरेक्ट सोर्स होता है और एक होता है आपका इनडायरेक्ट सोर्स होता है। डायरेक्ट सोर्स क्या होता है भाई, सीधे खुदाई करो, ड्रिलिंग करो, क्या कर दो, ड्रिलिंग करो, खुदाई करना शुरू कर दो, खोदना शुरू कर दो। पहला पार्ट क्या हुआ, ड्रिलिंग करो, माइनिंग करो, बोरिंग करो, ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष रूप में आप खोद के निकालो कि अंदर है क्या। ड्रिलिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रिलिंग बहुत सारी जो मैनुअल मशीनें हैं वो मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर तक ड्रिलिंग कर पाती हैं, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाती। यहाँ तक माइनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम डेप्थ जो आज तक माइनिंग की गई है, कितनी गई है डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ, मतलब सबसे ज़्यादा अगर जो गहरा हमने माइनिंग की है वो लगभग 3.9 किलोमीटर की है, लगभग 4 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। इससे ज्यादा माइनिंग आज तक हम लोग कर ही नहीं पाए। हम लोग गुफा या जो खदान होती है उनको बना ही नहीं पाए। फिर इसके बाद बोरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम जो डेप्थ है हमारी वो है 12 किलोमीटर की। कितनी है, 12 किलोमीटर की। इससे ज्यादा आज तक हम लोग खोद ही नहीं पाए। रशिया ने इसको एक बार ट्राई किया था, साइबेरिया में रशिया ने अपना इसको ट्राई किया था कि भाई हम खोदेंगे सबसे गहरा गड्ढा। तो गहरा गड्ढा उन्होंने खोदना शुरू किया तो पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो उनको कोई दिक्कत नहीं, बोला अरे हम खोद डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे जब वो 10 किलोमीटर पे पहुंचे तो उनकी सारी मशीनें गलना शुरू हो गई। मतलब कोई मशीन ऐसी थी नहीं जो कि वहां पर जाकर उस तापमान को, उस टेम्परेचर को क्या कर सके, सस्टेन कर पा रही हो। बहुत दिक्कत थी और इसलिए फिर रशिया ने फिर उस ड्रिलिंग उस होल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। 12 किलोमीटर पे अब उसको पूरी तरीके से बंद करके उन्होंने साइड कर दिया है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सोर्स कुछ काम नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत नीचे तक है अर्थ और हमें नीचे तक अर्थ को समझना है तो हमें उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा, पर हम जा नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम लोगों को 100 डिग्री 200 डिग्री तापमान मिल गया तो हम लोग जल के खाक हो जाएंगे। तो फिर बात आती है कि जाएं कैसे। तो फिर हम लोगों ने इनडायरेक्ट सोर्सेज को लेना शुरू किया। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स आता है वो आता है आपका मैग्मा। मैग्मा जो अर्थ के इंटरनल पार्ट से निकलता है, ठीक है। द मिनरल, द लिक्विड मिनरल, द हॉट लिक्विड मिनरल बोलना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। द हॉट लिक्विड मिनरल, ठीक है। द हॉट लिक्विड मिनरल, ठीक है, कम्स आउट फ्रॉम द इंटरनल पार्ट, कम्स आउट फ्रॉम इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये है आपका मैग्मा। मैग्मा को हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और इनडायरेक्टली समझते हैं कि भाई असलियत में किस तरीके का यहाँ पर रॉक सिस्टम था। मैग्मा जब ठंडा होता है तो अलग अलग टाइप के तरीके से दिखता है, उससे रॉक सिस्टम बनती हैं। इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, आपके अलग अलग तरीके के पत्थर बनते हैं, रॉक्स होते हैं, ग्रेनाइट होता है, मार्बल्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के जो आप देखते हैं रॉक्स बन रहे हैं वो मैग्मा से ही बनते हैं। तो मैग्मा को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि कितने डेप्थ पर किस तरीके का मैग्मा है, क्या
क्या उसकी केमिकल कंपोजिशंस हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स, तो ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स जो होते हैं ये हम लोगों ने पढ़े थे, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। लेक्चर 1 जो हमारा यूनिवर्स वाला था हमने उसमें बताया भी था, जो बड़े बड़े अंतरिक्ष में जो पत्थर होते हैं तो वो जब अर्थ पर गिरते हैं तो हम लोग मानते हैं कि भाई अर्थ जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। वो एक अंतरिक्ष में घूमने वाला गोला था जो कि ठंडा हो गया, क्लाउड था, फिर वो ठंडा हो गया तो प्लैनेट बन गया। अब बहुत सारे ऐसे मीटेरॉइड्स हैं जो कि बिल्कुल अर्थ की तरीके से हैं, तो अर्थ में अगर हम अर्थ के अंदर तो नहीं जा सकते पर मीटेरॉइड के अंदर तो जा सकते हैं ना, तो मीटेरॉइड को खोद खोद के हम लोग देख लेते हैं कि भैया उसके अंदर क्या क्या है, तो और उससे तुलना कर लेते हैं कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है। क्या है ये एग्जैक्टली नहीं पता, पर क्या क्या हो सकता है ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आपका क्या, वो है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, डीप जो कि मैग्मा का इरप्शन होता है लावा के फॉर्म में, उससे भी हम लोग बहुत सारी स्टडीज करते हैं। उससे हम लोग देखते हैं कि भाई मैग्मा जो है वो निकल रहा है तो लावा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने का जो रॉक बन जाता है तो किस तरीके का रॉक है, कितने डेप्थ पर वो रॉक थी, कहाँ से वो निकली है, तो ये सारी चीजें हम लोग साइंटिफिकली तैयार कर पाते हैं, समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं इसे कैलकुलेशन से। और फाइनली अगर मैं आपसे बोलूँ जो फोर्थ आपका सोर्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है आपका सेस्मिक एक्टिविटीज। सेस्मिक एक्टिविटीज, तो सेस्मिक एक्टिविटीज की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर सेस्मिक एक्टिविटीज में मेनली आपकी अर्थक्वेक आ गई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आ गई, वॉल्केनिज्म जिसको बोलते हैं, जिसको मैंने लिख दिया है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अर्थक्वेक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक एक्टिविटीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपकी सेस्मिक वेव्स जो होती हैं, कौन सी होती हैं, सेस्मिक वेव्स। जो सेस्मिक वेव्स हैं ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेस्मिक वेव्स मेनली दो तरीके की हम लोग पढ़ेंगे, पी वेव्स और एस वेव्स, दो तरीके की होती हैं। पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी पी वेव्स और एस वेव, इनको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ केवल सॉलिड में चल सकती हैं, कुछ केवल लिक्विड में चल सकती हैं। सॉलिड में पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है, एस वेव की स्पीड अलग होती है। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करके क्या निकालते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीजें होंगी, कहां पर सॉलिड होगा, कहां पर लिक्विड होगा, कहां पर क्या आपका सेमी सॉलिड होगा, कहां पर आपका प्योर लिक्विड होगा, क्यों होगा, किस तरीके का टेम्परेचर होगा। ये सारी चीजें हम लोग इन सारे सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं और उसके बाद निकालते हैं और समझते हैं, और उन एनालिसिस से जो भी अभी तक निकला है उसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आया समझ में ये चीज, कोई डाउट यहां तक? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार बस थम्स अप लिखिएगा, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो उम्मीद तो मेरा भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि और कुछ भी किया जा सकता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आप चाहे तो सपोर्ट नंबर पे कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर देंगे तो भी आपका हम लोग आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए तो देखिए ध्यान से, जब इन सारे सोर्सेस को हमने देख लिया तो हम लोगों ने देखा कि केमिकली जो हमारा अर्थ है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। केमिकली हम अपने अर्थ को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये बन गया यहां पर। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो है डिवीजन ये आता है, ये है आपका क्रस्ट वाला एरिया और ये है आपका मेंटल वाला एरिया, ठीक है। ये क्रस्ट है और ये आपका मेंटल है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए, सबसे पहले ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका क्रस्ट। कौन सा है ये है आपका क्रस्ट। हम लोग केमिकली देख रहे हैं इसको
केमिकली सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसको। तो क्रस्ट वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और क्रस्ट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड, देखिए जरा ध्यान से। दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक पार्ट जो होगा वो आपका अपर क्रस्ट होगा और एक होगा आपका लोअर क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट। देखिए ध्यान से, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक जो पार्ट है वो है आपका अपर क्रस्ट और दूसरा है आपका लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। और ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोल सकते हैं और ओशनिक क्रस्ट भी कहा जाता है इसको। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कहने का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं वो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशन जिस पर है, जो ओशन के जो सी बेड है वो है आपका कौन सा, वो आपका लोअर क्रस्ट है। ये हम सिंपल भाषा में बात करें उसको हम लोग बोल सकते हैं ओशनिक क्रस्ट। क्या बोल सकते हैं, ओशनिक क्रस्ट। और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आया समझ में एक चीज, कोई डाउट यहां तक? चलिए अभी इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट किस किस तरीके के होते हैं, पर अभी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पूरी चीजों को। तो यहां से यहां तक ये जो पैरामीटर है ये कहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम जो जा रहा है डेप्थ जो है वो है 70 किलोमीटर्स की। कितनी है, 70 किलोमीटर्स। 0 to 70 किलोमीटर्स का ये पूरा क्रस्ट वाला एरिया देखने को मिलता है। फिर यहां से ये जो पूरा पार्ट आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये ऑलमोस्ट आपका कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 200 किलोमीटर्स। कितना, ये है आपका मेंटल। क्या है ये, मेंटल। मेंटल की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक लिक्विड एरिया है पूरा का पूरा। ये क्या है, ये लिक्विड एरिया है, और इसको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। ये है लिक्विड एरिया जिसमें एक आता है आपका अपर मेंटल और दूसरा जो आता है वो है आपका लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। एक आ गया आपका अपर मेंटल और दूसरा कौन सा हो गया, लोअर मेंटल। ये दो आपके पार्ट होते हैं मेंटल के। मेंटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 70 किलोमीटर से 22200, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं मैं। इसका रीजन है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यूज लिखी रहती हैं, पर आपके एग्जाम में वैल्यूज कभी नहीं आती, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू देने की एग्जैक्ट वैल्यू ना देने की कोशिश करता हूं। उसका कारण क्या है कि हमेशा अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप उसके इफ एंड बट नहीं होते। तो आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि कहां से कहां तक ये जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए, तो ये यहां पर हो गया। इसके बाद अपर मेंटल जो है, जिसमें आपको एक दो चीजें मिलने वाली है। आपका एस्थेनोस्फीयर जो है वो यहीं पे मिलने वाला है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर जो होता है ये क्या होता है, ये एक लेयर होती है बिलो क्रस्ट, बिलो क्रस्ट होती है, और ये सेमी फ्लूइड इन नेचर होती है। कैसी होती है, सेमी फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। सेमी फ्लूइड इन नेचर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लोअर मेंटल है, यहां पर आपको मोल्टेन मैग्मा सबसे ज्यादा मिलने वाला है। मोल्टेन मैग्मा जो है यहां पे आपको मिलेगा, पूरा का पूरा एरिया मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ है। फिर आता है आपका कोर। कोर की अगर हम लोग बात करें तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, कितना, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा जो क्रस्ट है ये कितना चला जाता है, ये ऑलमोस्ट आपका 6300 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 6357 इस तरीके से नहीं लिख रहा, 6300 किलोमीटर्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये है कोर। ये क्या है, ये है आपका कोर। कोर को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आउटर कोर होता है और एक होता है इनर कोर। तो ये इनर कोर जो है, ये वाला हिस्सा, ये प्योरली सॉलिड वाला एरिया है। कैसा है, ये प्योर सॉलिड है। बोलो अरे सर कैसी बातें करो, यहाँ तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, हाई टेम्परेचर होने की वजह से
यहाँ पर होना क्या चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एरिया मोल्टेन, आपका सारा का सारा मटेरियल मोल्टेन हो जाना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से पिघल जाना चाहिए। पर हाई टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण, क्या बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण, तो यहाँ पे सारी चीजें पिघल जानी चाहिए। पर तापमान उच्च होने के साथ साथ यहाँ पे दाब भी बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कोई भी चीज क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। मतलब क्या हुआ, आपका ठोस बन जाती है। क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट यहां तक? तो जब ठोस बन जाएगी तो ये पूरा हिस्सा कैसा हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर भैया इतना ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी ये ठोस क्यों है, क्यों ये लिक्विड नहीं बना, क्यों ये फ्लूइड नहीं बना? इसका कारण है हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी मिलता है आपको। और ये ऊपर जो है ये है आपका आउटर कोर, बिल्कुल सामान्य कोर की तरह, जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र जो होना चाहिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, उनको हमें अब यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, क्रस्ट वाले एरिया को देखते हैं। तो चलिए क्रस्ट हम लोग समझते हैं, क्रस्ट क्या होता है। तो ये जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कौन से क्रस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, कॉन्टिनेंट बसे हैं, और ओशनिक क्रस्ट के ऊपर ओशंस हैं, मतलब महासागर है। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्रस्ट जो है वो हिस्सा आपका ये बनता है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये बिल्कुल सही चीज है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। ये कह रही है कि जो ओशनिक क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस होती है, कितनी थिकनेस जो होती है वो होती है ऑलमोस्ट आपकी कितनी, 5 से 30 किलोमीटर्स। कितनी, 5 से 30 या 35 किलोमीटर्स तक जाती है। इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो थिकनेस है वो 0 to 70 किलोमीटर्स तक जाती है। थिकनेस की अगर हम लोग बात करते हैं वो कितनी है, वो है 0 से 70 किलोमीटर्स तक जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो मैक्सिमम जो जाती है, मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट की है कितनी, 70 किलोमीटर्स। कितनी है, 70 किलोमीटर्स माउंट एवरेस्ट। कोई डाउट यहां तक? अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो क्रस्ट वाला एरिया होता है ये कैसा एरिया है, ये सॉलिड एरिया है। सॉलिड एरिया जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, मैक्सिमम एलिमेंट कंटेंट जो होता है, मैक्सिमम एलिमेंट कंपोजिशन की जब मैं बात करता हूं तो वो होता है सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का। आप लोगों को लगेगा अरे सर नहीं ऑक्सीजन कहां से हो जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन ही होता है। O2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपको इंटरनल क्रस्ट के अंदर मिलने वाला है। सो मैक्सिमम अबंडेंस ऑफ विच एलिमेंट इज फाउंड, तो आंसर इज ऑक्सीजन। आप आयरन नहीं बोलने वाले हैं, आप Fe लेड नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है? और ये मेन कंपोजिशन जो बनी है वो किससे बनी हुई है, वो O2 से बनी हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भैया ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये किससे बने हुए हैं, ये दो चीजों से बना हुआ है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये बना हुआ है आपका सिलिकेट से। सिलिकेट जिसमें Si+Al मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जो है वो अबंडेंस में है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम कोई एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। और इसके बाद जो वाइल ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं, अच्छा ध्यान समझिएगा, जो सियाल वाला जो रॉक सिस्टम है, ये जो सियाल वाला जो रॉक सिस्टम आप देख रहे हैं, रॉक, इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो इसी
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की देन है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कॉन्टिनेंटल, ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं वो किस पे बने हुए हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बने हुए हैं। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइटर सिलिकेट से बना है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, और इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आपको देखना है वो कौन सा है? वो है आपका ओशन वाला। तो ओशन वाला जो हिस्सा है वो हेवी एरिया है, ठीक है, और उसका जो एग्जांपल है मैं पहले से लिख दिया है यहाँ पे, बसाल्ट उसका एक एग्जांपल है। बसाल्ट रॉक्स जो होती हैं वो आपको ओशनिक क्रस्ट में मिलने वाली हैं, और ये हेवियर होता है, हेवियर सिलिकेट होता है। इसमें क्या होता है? सिलिका और आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम क्या बना देगा आपका? ये बना देगा सीमा। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सीमा से बना हुआ है, और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल से बना हुआ है। और सीमा का जो एक एग्जांपल है वो बसाल्ट रॉक है। इसके साथ साथ आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, आपकी इग्नियस रॉक्स, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं अवसादी चट्टानें, इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं अग्निशैल की चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कहते हैं रूपांतरिक चट्टानें। ये किसका स्वरूप होती हैं? ये ओशन वाले फ्लोर पर या ओशनिक लिथोस्फीयर वाला हिस्सा जो है, जो ओशनिक क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, वहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। आ रहा है समझ में ये चीज? चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एकदम ज्ञान हो जाना चाहिए, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते भी हैं, कि अगर मैं बोलूं कि बताइए ओशनिक क्रस्ट मतलब कहने का क्या है? हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में, मतलब ओशनिक क्रस्ट और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो रेंज होती है, जो 0 से 30, 0 से 70 मैंने आपको बताई है, वो कहां से पता चली, वो कैसे पता चली आप लोगों को? तो आपका आंसर आता है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कॉर्नाड। क्या नाम था? कॉर्नाड ने अपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बताया था कि भैया एक डिसकंटिन्यूटी की लाइन उन्होंने तैयार कर दी थी कि जो आपका क्रस्ट होगा उसको एक हिस्सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो ओशनिक क्रस्ट का होगा। ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी। कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी जो कॉर्नाड साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया था कि जो आपका ओशनिक क्रस्ट है वो पतला है, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी चौड़ा है, याद रखिएगा, और लगभग ये आपका 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है चौड़ाई में। ठीक है, और ये कितना जाता है? ये 5 से 30 किलोमीटर के बीच में जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 5 से 20, 30, 25 तक ही जाता है आपका ओशनिक क्रस्ट वाला एरिया। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग चलते हैं मेंटल वाला एरिया जो है, मेंटल। तो मेंटल में अगर हम लोग बात करें तो मेंटल का जो पूरा एरिया आप देखते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे ये आपका ये क्रस्ट है, तो ये वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं? मिडिल वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये है आपका मेंटल। ठीक है, मेंटल, इसमें चीफ जो सोर्स है वो क्या है? वो है मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा जो है ये इसका चीफ सोर्स है, जो आपको पता होना चाहिए, मोल्टेन मैग्मा। और इसमें जो दूसरा आपकी एक लेयर आती है दैट इज एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको वैसे तो बता दी है, पर आपको फिर से मैं लिखवा देता हूं। ये हाईली विस्कियस होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, मैकेनिकली वीक होती है, मतलब सेमी सॉलिड होती है, और डक्टाइल पार्ट ऑफ दी मेंटल होती है, मतलब ये जो कि शीट्स में तोड़ा जा सकता है उस तरीके के पार्ट होती है किसकी? मेंटल की। तो मैग्मा बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसा है? बहुत ज्यादा गाढ़ा है, पर लगातार ये लिक्विड के फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में, और इसीलिए आप देखेंगे कि इसके मूवमेंट जो है वो स्प्रेडिंग, जो आपके आर्थर होम्स थे उन्होंने कन्वेक्शनल सोर्स थ्योरी दी थी, तो कन्वेक्शन जो थे वो उस करंट्स की बनने की वजह से ये अलग अलग जगह पे घूमते हैं, और इस घूमने की वजह से ही आपके क्रस्ट में अलग अलग तरीके की डिसकंटिन्यूज आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, एवलांचेस आते हैं, आपके वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं। तो मेनली जो भी प्रोसेस आपके एस्थेनोस्फीयर में होता है उसका रिजल्ट जो है वो आपको क्रस्ट में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखने वाली ये है, ठीक है। फिर कोई डाउट यहां तक आया समझ में ये चीज? अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था लोअर जो क्रस्ट है जिसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, उसमें मैंने
बताया था वो सीमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सीमा से। और उस सीमा का एक्सटेंशन जो है वो आपको कहां मिलेगा? वो मेंटल में मिलेगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सीमा। तो सीमा जो है ये मेनली आपको ओशनिक क्रस्ट वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया है वहां पे मिलने वाला है, और उसके साथ साथ आपको कौन से एरिया में मिलने वाला है? मेंटल का पार्ट में मिलने वाला है। मीजोस्फीयर, रीजन बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। आप ध्यान समझिएगा, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये मीजोस्फीयर क्या है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका क्रस्ट है, ये क्रस्ट वाला एरिया है, फिर ये एस्थेनोस्फीयर वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये है आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, और यही क्वेश्चन आ जाता है, बस सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, बताइए मीजोस्फीयर लेयर कौन सी ऊपर होती है नीचे होती है? एस्थेनोस्फीयर ऊपर होती है नीचे होती है। फिर इसके बाद ये पूरा मेंटल है, और इस मेंटल को ही हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेरिक मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मीजोस्फेरिक मेंटल। आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरा काम बन गया है। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाने वाली हैं। तो रीजन बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर इज अप टू द कोर, वो कितना है? वो पूरा ये कोर तक, इसको ही बोलते हैं मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोफेरिक मेंटल भी इसको कहा जाता है जब हम इसको मैकेनिकली डिवाइड करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मेंटल, क्या क्या है वो? द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें जो है ये मेंटल जो है 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम से बना हुआ है। 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जो है वो कहाँ है? वो है आपका मेंटल में वॉल्यूम। इसके बाद द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट रॉक्स दैट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट रॉक्स जो कि आयरन एंड मैग्नीशियम से बने हुए हैं, ठीक है? आयरन और मैग्नीशियम, फीमा इसको बोलते हैं। और मेंटल इज मेड अप ऑफ 45% ऑफ ऑक्सीजन, 45% ऑफ ऑक्सीजन, फिर 21% ऑफ सिलिकॉन, 23% ऑफ मैग्नीशियम, OSM इसको कहा जाता है। ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद द मेंटल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री टू अप टू अ बाउंड्री ऑफ कोस्ट क्रस्ट टू 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग मान के चलिए 6000 तो सूरज के सरफेस पर टेम्परेचर होता है, तो इतना टेम्परेचर 4000 आपको कोर और मेंटल की बाउंड्री पे मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा है जो हमें पता होना चाहिए। मेंटल से क्वेश्चन काफी आते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवा दिया। अब आता है आपका कौन सा हिस्सा? कोर वाला हिस्सा। तो कोर वाले हिस्से की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। नीफे क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें आपका आयरन लिखा भी हुआ है, निकल और आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। आयरन और निकल की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है देखने को। और ये जो नीफे है यही इस लेयर की सबसे खास बात है। इस कोर की जब मैं बात करता हूं तो ये लोअर मोस्ट कोर होती है या इनर मोस्ट कोर होता है। इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हाईली डेंस, और पूरा जो इनर कोर होता है वो तो सॉलिड होता है। फिर जो मोल्टन आपका कोर होता है जो मेंटल और आउटर कोर के बीच में, वो आपका हाईली विस्कस और मोल्टन एरिया होता है कोर का। ये हमें पता होना चाहिए। कोर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक होता है आपका इनर कोर और दूसरा होता है आपका आउटर कोर, ठीक है? आउटर कोर ऊपर वाला कोर होता है, इनर कोर नीचे वाला हिस्सा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनर कोर ही जो है ये होता है आपका सॉलिड, और ये कैसा होता है? ये होता है लिक्विड। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में ये चीज? तो ये आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने यहां पर समझा दी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कंपोजिशन ऑफ द अर्थ से। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि इन द अर्थ दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आयरन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। बट अगर हम लोग जब क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन मिलने वाला है, फिर आपको सिलिकॉन मिलने वाला है, एल्यूमिनियम मिलने वाला है, आयरन मिलने वाला है, कैल्शियम मिलने वाला है,
और इसके बाद फिर आपकी मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। जब आप इनर कोर में जाते हैं, इनर कोर या कोर वाले एरिया में जाते हैं, तो आपको लीस्ट मिलेगा एल्यूमिनियम, सबसे कम जो है वो आपको एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रस्ट में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम मिलने वाला है क्या, एल्यूमिनियम, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। तो क्रस्ट का ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहीं पर आपको मिलने वाली है क्या, सियाल वाला रीजन। गेटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट यहां तक? चलिए, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि हम लोगों को कैसे पता कि भैया अलग अलग जो आपने लेयर्स डिवाइड कर दी हैं कि ये 2200 किलोमीटर पे है, ये 6300 किलोमीटर पर है, ठीक है, ये आपके 6500 किलोमीटर पे, इस तरीके से कैसे आपने डिवाइड कर दिया है, ये मुझे जरा बताइए। तो यहां पर आती है सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी। सेस्मिक क्या होता है? सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज का जो सोर्स है वो क्या है, वो है आपके दो वेव्स, पी वेव और आपकी एस वेव। पी वेव और एस वेव, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पी वेव और एस वेव जो हैं ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को शो करती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अलग अलग स्पीड शो करती हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग, ये अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तब ये जनरेट होती हैं, या फिर हम लोग इनको इंटरनली भी मॉडिफाई करके जनरेट करते हैं और इंटरनल ऑफ द अर्थ में भेज देते हैं। और इनके फ्लो को, इनके पाथ को हम लोग ट्रेस करते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में ये चीज? जब हम लोगों ने इन सारी सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज को पता लगाया तो हम लोगों को पता चला कि अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग तरीके के डिस्टेंस या आपकी स्पीड देखने को मिलती है। और उससे हम लोगों को पता चला कि अर्थ को हम लोग मेजरली डिवाइड कर सकते हैं क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। फिर और साइंटिस्टों ने इसको और थोड़ा सा फर्दर आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले क्रस्ट जो है उसके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, जिसमें कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। फिर उसके बाद आपका लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मतलब कहने का क्या है, आपका जो मेंटल है और लोअर क्रस्ट है। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं तब आपको और आसान हो जाएगा चीजें। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे। देखिए जरा ध्यान से, तब आपको आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है आपका क्रस्ट वाला हिस्सा और ये है आपका अपर क्रस्ट वाला हिस्सा। यहां पर जो ये डिसकंटिन्यूटी आई है, यही लाइन जो हमने बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नाड डिसकंटिन्यूटी। मैं सिर्फ डिस लिख रहा हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कौन सी, ये है आपकी लोअर क्रस्ट की लाइन और ये है आपकी अपर मेंटल की लाइन। किसकी लाइन है? अपर मेंटल। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, तो आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहां पर आपको लोअर मेंटल और ये आपके तीन अलग अलग कैटेगरीज हो गई जो आपको पता चल गई होंगी। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका लोअर मेंटल, ये है आउटर कोर, इनर कोर। कोई डाउट यहां तक? देखिए ध्यान से, अब आगे देखिए। अगर मैं बोलता हूं कि लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी। किसने दिया था? जो आपके साइंटिस्ट है कॉर्नाट, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। कोई डाउट? इसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जब हम लोग बात करते हैं तो वो आता है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहां मिलेगी आपको? वो मिलेगी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, कौन सा हिस्सा? ये है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो ये हो जाता है आपका कौन सा? ये हो जाता है रेप्टी, ठीक है। कौन सा हो जाता है? रेप्टी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगी? वो है गुटेनबर्ग्स। कौन सी है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और
आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो मिलती है वो है आपकी लेहमैन, और सबसे ज्यादा पेपर में लेहमैन ही पूछी जाती है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये अलग अलग वेव्स के नेचर के बेस पर हम लोगों ने जो एक अलग अलग क्या बनाई है, रेंजेस बनाई है, लेयर्स बनाई हैं, उनको हम लोग डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया है कि यहां से यहां तक ये सेम केमिकल कंपोजिशन, यहां से यहां सेम केमिकल कंपोजिशन, यहां से यहां सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम, और उसके बाद सेम। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप आराम से पता कर पाएंगे कि ये किस किस के बीच में है, लोअर क्रस्ट और आपके अपर मेंटल के बीच में, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये है, इस तरीके से हमने पूरे अर्थ के अलग अलग लेयर्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनको मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि भाई हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और इस पूरे लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से लेयर्स को डिवाइड किया गया, किस तरीके से लेयर्स की अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस थी, किस तरीके से लेयर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, क्या क्या उसमें खास है, क्या क्या चीजें उसमें नहीं है, कौन हल्का है कौन भारी है, हम लोगों ने ये सब चीजों को समझ लिया। अंत में अगर मैं बात करूं आपसे तो एक पॉइंट और रहता है, क्या, द कोर मेंटल बाउंड्रीज इज पोजिशन्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, कोर मेंटल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद the inner core is a solid state whereas the outer core is a liquid state, ये मैंने आपको बता दिया है। The core is made up of very heavy materials mostly constituted by nickel and iron and hence it is called Nephe। ये है डिसकंटिन्यूटी का या सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी का रिजल्ट, और यहाँ पर आपको ये सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ये क्रस्ट वाला रीजन है, ये मेंटल वाला रीजन है, और ये कोर वाला रीजन है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया, हर एक लेयर को मैंने अच्छे से समझा दिया है, और यहाँ पर अलग अलग डिसकंटिन्यूज के इफेक्ट्स जो हैं वो मैंने समझा दिए हैं, इसके जो अलग अलग नाम है वो मैंने समझा दिए हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।